जय साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण कला के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे क्योंकि आज के क्लास में हम लोग PYQ को देखेंगे और इस PYQ को स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे ताकि हमारे किसी भी साथी को आगे दिक्कत ना हो और सभी साथी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। दोस्तों जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सभी साथियों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, इनमें से एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। बताइए मेरे साथी इनमें से कौन एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है किंडरगार्टन, बी में है साक्षात्कार, सी में है चित्रण और डी में है नाट्य रूपांतरण। तो मेरे साथी आप सभी साथियों को पता होगा कि किंडरगार्टन क्या है, एक शिक्षण विधि है जिसको फ्रोबेल नामक मनोवैज्ञानिक ने देने का कार्य किए हैं। तो इसके जनक कौन है, तो मेरे साथी इसके जनक है फ्रोबेल। तो मेरे साथी ये किस टाइप का शिक्षण विधि है, तो इसमें बच्चा स्वयं से करके सीखता है और खेल खेल के माध्यम से सीखता है मेरे साथी, इसी को बोलते हैं किंडरगार्टन विधि। अब बी में क्या है साक्षात्कार, तो मेरे साथी साक्षात्कार कोई शिक्षण विधि नहीं है। सी में क्या है चित्रण, तो चित्रण के माध्यम से हम बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। आप देखते होंगे कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को अधिकांशतः चित्र के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। फिर सी में क्या है नाट्य रूपांतरण, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ना और बहुत सारे क्लास में देखते हैं कि नाटक के माध्यम से हम लोग कोई चीज देखते हैं तो हमको जल्दी से दिमाग में क्या होता है, समझ में आता है। तो मेरे साथी नाट्य रूपांतरण भी क्या है, एक शिक्षण प्रविधि है। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें गलत हमको खोजना है कि जो नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। तो सभी साथी को कंफ्यूजन क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो मेरे साथी क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है साचार्य अधिगम, बी में है स्वायत्त अधिगम, सी में है सहायक अधिगम और डी में है सहयोगात्मक अधिगम। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये साचार्य अधिगम है। अब मान लीजिए मेरे साथी यहाँ पे तो दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, तो सभी साथियों को पता होना चाहिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, प्रतिवादी कंडीशनिंग। क्या है मेरे साथी, प्रतिवादी कंडीशनिंग। अब प्रतिवादी कंडीशनिंग के कितने चरण होते हैं, तो मेरे साथी इसके सारे चरण यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। इसके 5 चरण होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है निम्न चरण होते हैं, मतलब इसके 5 चरण होते हैं। हम लोग इसके सभी चरण को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो फर्स्ट में है मेरे साथी अधिग्रहण, सेकेंड में है विलुप्ति, थर्ड में है सहज पुनः प्राप्ति, फोर्थ में है सामान्यकरण और 5 में क्या है मेरे साथी, भेदभाव। 5 में क्या है, भेदभाव। तो सभी साथियों को कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अगर क्लासिकल कंडीशनिंग की जगह पर अगर प्रतिवादी कंडीशनिंग भी अगर पूछ दिया जाए तो हमारे सभी साथी टिक मार देंगे। तो सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सभी साथी को रिवीजन करने में सहूलियत हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है मेरे साथी, प्रभावकारी शिक्षण विधि है। बताइए प्रभावकारी शिक्षण विधि क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रदर्शन एवं व्याख्या विधि, बी में है परंपरागत व्याख्या विधि और सी में है अनुन्नय क्रियात्मक व्याख्यान और डी में है कोई भी नहीं। तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, प्रदर्शन एवं व्याख्या विधि, ये गलत हो जाएगा, ये प्रभावकारी शिक्षण विधि नहीं है। परंपरागत व्याख्यान विधि भी प्रभावकारी शिक्षण विधि नहीं है, पुरानी प्रचलन अब खत्म हो गई। क्या है सी में अनुन्नय क्रियात्मक व्याख्यान, ये सही हो जाएगा। अनुन्नय क्रियात्मक का मतलब क्या होता है, सिद्धांतों को उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को समझाना, बच्चों के वास्तविक जीवन के जो घटनाएं हैं, जो उदाहरण है, उससे पाठ्य वस्तु को जोड़ करके पढ़ाना, उसी को बोलते हैं अनुन्नय क्रियात्मक व्याख्यान। ठीक है मेरे साथी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदले। तो मेरे साथी उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु हम लोग क्या करना होगा, क्रिया में चेंज करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है क्रिया, बी में क्रिया विशेषण, सी में संज्ञा और डी में विशेषण। इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, शिक्षा में संश्लेषण का अर्थ है। शिक्षा में संश्लेषण का क्या अर्थ है मेरे साथी, तो ऑप्शन नंबर ए में है नवीन विचार का निर्माण, बी में है नवीन वस्तु का निर्माण, सी में है अद्वितीय उत्पाद का निर्माण और डी में है उपरोक्त सभी। तो मेरे साथी शिक्षा में संश्लेषण का अर्थ होता है ये सभी, नवीन विचार भी होता है, नवीन विचार का निर्माण भी होगा, नवीन वस्तु का निर्माण भी होगा और अद्वितीय उत्पाद का निर्माण भी होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। दल शिक्षण मिलकर काम करते हैं। तो मेरे साथी दल शिक्षण में 2 से अधिक शिक्षक मिलकर काम करते हैं
और जब एक विशेष कक्षा का आयोजन करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, दल शिक्षण का काम करते हैं और दल शिक्षण काम को जरूरत पड़ता है। तो दल शिक्षण में जो टीचर को बुलाए जाते हैं या विशेष कक्षा का आयोजन किया जाता है तो उसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षक को बुलाया जाता है ताकि दल शिक्षण प्रभावकारी हो और बहुत ही अच्छे ढंग से उसका आयोजन हो। तो मेरे साथ ही इसमें ऑप्शन नंबर ए में है 2 या 2 से अधिक शिक्षक का, बी में है 2 या 2 से अधिक छात्र का, सी में शिक्षक और छात्र का, डी में कोई नहीं। क्या सही जवाब क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2 या 2 से अधिक शिक्षक का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना है कि दल शिक्षण में कम से कम तो 2 शिक्षक होंगे ही, 2 से और अधिक हो जाए लेकिन 2 तो कम से कम होंगे, उसी को क्या बोलते हैं, दल शिक्षण। और ये एक विशेष कक्षा के आयोजन के संबंध में किया जाता है। चलिए अब हम लोग का क्या है, हम लोग का है मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, सत्तावादी शिक्षण है। अब सत्तावादी शिक्षण क्या है मेरे साथी, तो ऑप्शन नंबर ए में है बाल केंद्रित, बी में है शिक्षक केंद्रित, सी में है अनुभव केंद्रित और डी में है कोई नहीं। तो मेरे साथी सत्तावादी शिक्षण का मतलब क्या होता है, ये होता है शिक्षक केंद्रित। ये क्या होता है, शिक्षक केंद्रित। अब बाल केंद्रित का क्या मतलब होता है, तो मेरे साथी जहां भी आपको दिख जाए प्रजातांत्रिक शिक्षण तो वहां पे क्या मारना है, वहां पे मारना है मेरे साथी बाल शिक्षण। क्या मारना है, बाल केंद्रित मारना है। जहां पे आपको दिख जाए प्रजातांत्रिक, मेरे साथी प्रजातांत्रिक शिक्षण आपको अगर पूछा जाए तो क्या आप लोग क्या मारिएगा, मारना है बाल केंद्रित, क्योंकि बाल केंद्रित क्लासरूम में प्रजातांत्रिक माहौल होता है और सत्तावादी शिक्षण में क्या होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विधि प्रशिक्षण देता है। बताइए मेरे साथी विधि प्रशिक्षण क्या देता है, ए में है रचनात्मक सोच, बी में है तर्क का, सी में है रचनात्मक निर्णय का। तो मेरे साथी विधि प्रशिक्षण ये तीनों देता है, रचनात्मक सोच भी देता है, तर्क भी देता है और रचनात्मक निर्णय भी हम लोग को देता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत है। इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत है। सबसे पहले समझेंगे कि मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत है क्या मेरे साथी। तो देखिए मेरिल मॉडल जो मनोवैज्ञानिक दिए थे उनका पूरा नाम है डेविड मेरिल। क्या है, डेविड मेरिल। और इन्होंने यह सिद्धांत को 2002 में प्रस्तावित किया, मतलब 2002 में देने का काम किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके जो सिद्धांत है इसके स्टेप को बारी बारी से हम लोग समझते हैं। तो 5 शिक्षण सिद्धांत क्या क्या है, एक में है समस्या केंद्रित, बी में है संक्रियन, 2 में है संक्रियन, 3 में है प्रदर्शन, 4 में क्या है अनुप्रयोग और 5 में है क्या एकीकरण। अब देखिए इन 5 सिद्धांत में से आपको ऑप्शन में कौन दिख रहा है मेरे साथी, तो ऑप्शन में दिख रहा है संक्रियन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और ताकि जब वो पढ़ाई करें तो उनको रिवीजन में ये सहायता मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, ADDIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ADDIE मॉडल है क्या। तो मेरे साथी ADDIE मॉडल का पूरा नाम होता है, ए मतलब एनालिसिस विश्लेषण, डी मतलब डिजाइन, ठीक है, और डी मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट मतलब विकास, आई मतलब इम्प्लीमेंटेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रियान्वयन, और ई मतलब होता है इवेल्युएशन, इसको बोलते हैं मूल्यांकन। तो मेरे साथी अब ए का पूछ रहा है कि ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, विश्लेषण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे साथी क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, बी में है चित्रकला कौशल, सी में है श्यामपट्ट कौशल और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे साथी खोजपूर्ण प्रश्न कौशल जो है ना ये सूक्ष्म कौशल का भाग है, तो चित्रकला कौशल ये नहीं है, श्यामपट्ट कौशल ये है। तो अब हमसे पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। बताइए प्रशिक्षण द्वारा क्या किया जा सकता है मेरे साथी। तो प्रशिक्षण द्वारा ए में है कौशलों का विकास, बी में है स्वस्थ आदतों का विकास, सी में है कृत्रिम व्यवहार का निर्माण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी प्रशिक्षण के द्वारा कौशलों का विकास किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, बताइए मेरे साथी, मतलब शिक्षक को ट्रेनिंग देना क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षण कौशल,
बढ़ाता है, बी में है विद्यालय संगठन को समझना, सी में है ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी शिक्षक को प्रशिक्षण देने से क्या होता है, शिक्षण कौशल में आपको बढ़ोतरी होती है। तो उसके बाद क्या होता है, विद्यालय संगठन को समझना, मतलब शिक्षक जो है वो विद्यालय संगठन को और अच्छे से समझने लगता है। तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। इसमें मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन विधि कक्षा में काफी बार उपयोग की जा सकती है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है केस अध्ययन, बी में अवलोकन, सी में प्रयोगात्मक, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है मेरे साथी, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे साथी आप लोग को पता होना चाहिए कि अवलोकन विधि जो है ना, ये कक्षा में बार बार उपयोग किया जाता है। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आप बच्चा का क्या अवलोकन करते रहते हैं कि कौन बच्चा का ध्यान लग रहा है कि नहीं, कौन बच्चा सक्रिय है, कौन बच्चा निष्क्रिय है, कौन बच्चा का रुचि क्या है। इससे क्या होता है, हम लोग अवलोकन विधि का बार बार उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है, बताइए। बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है रुचिपूर्ण व रचनात्मक कक्षा का वातावरण, बी में है शिक्षक के अनुकूल कक्षा का वातावरण। तो मेरे साथ शिक्षक के अनुकूल जहां दिख जाए ना उसको पहले ही काट देना है। फिर कक्षा का भौतिक वातावरण, फिर डी में क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे साथ ही सबसे ज्यादा अनुकूल अगर होगा तो वो रुचिपूर्ण व रचनात्मक कक्षा का वातावरण। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें हम लोग बच्चा के रुचि और रचनात्मकता को ध्यान में रख करके माहौल और वातावरण को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है, बताइए। पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है। तो ऑप्शन नंबर ए में है विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु, बी में है शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, सी में है जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो हमसे पूछा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है। तो मेरे साथ ही इसका उपयोग है शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना, बी में है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है, सी में है पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे साथी इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें से कथन एक ही सत्य नहीं है, क्या पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है, ये बात इसमें गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड है, बताइए। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड क्या है, ए में है योग्यता, बी में उत्पादन, सी में प्रक्रिया, और डी में उपरोक्त सभी। मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड है योग्यता, उत्पादन और प्रक्रिया, ये तीनों है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है शिक्षक के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है, शिक्षक के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। तो ए में है बच्चों के साथ, बी में है प्रधानाध्यापक के साथ, सी में शिक्षक स्वयं, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथ ही इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शिक्षक स्वयं। शिक्षक के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है शिक्षक स्वयं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है शिक्षक प्रेरित विधियों की विशेषताएं हैं। शिक्षक प्रेरित विधियों की विशेषताएं क्या है मेरे साथी, बताइए। ए में है औपचारिकता, बी में है शिक्षक की संप्रभुता, सी में है नवीन तकनीकियों की अवहेलना, और डी में है उपयुक्त सभी। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। तो शिक्षक विधियों की विशेषताएं क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें आपको औपचारिकता दिखेगी, फिर शिक्षक की संप्रभुता दिखेगा, फिर नवीन तकनीकों की अवहेलना, मतलब नवीन तकनीकी इसमें क्या होगा, आपको अनदेखा करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, एक अच्छे मूल्यांकन में डैश नहीं होता है मेरे साथी, बताइए। एक अच्छे मूल्यांकन में डैश नहीं होता है, क्या नहीं होता है। तो ए में है वैधता, बी में है विश्वसनीयता, सी में है वस्तुनिष्ठता, और डी में है व्यक्तिनिष्ठा। तो मेरे साथी इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक अच्छे मूल्यांकन में व्यक्तिनिष्ठता आपको नहीं दिखेगा, नहीं
होता है। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता मेरे साथ ही होता है, फर्स्ट में है यथार्थता, क्या है यथार्थता, सेकंड में है विश्वसनीयता, सी में है जांच में सुगमता, और 4 में क्या है वस्तुनिष्ठता, 5 में है व्यवहारिकता, 6 में है वैज्ञानिकता तथा 7 में है तार्किकता। ठीक है, तो सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि सभी साथी को ये लाइन बाय लाइन याद रहे, और ऐसा अगर एग्जाम में दिख जाए तो कोई साथी कंफ्यूज नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है मेरे साथी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार है। बताइए क्या हो जाएगा, बाहरी परीक्षा, मानदंड संदर्भित परीक्षा, सी में है संकलात्मक मूल्यांकन। बताइए, और डी में क्या है उपरोक्त सभी। तो मेरे साथी ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो मैट्रिक की परीक्षा है वो बाहरी परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है, मापदंड संदर्भित परीक्षा के भी उद्देश्य है इसमें, और संकलात्मक मूल्यांकन भी है। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है, बताइए मेरे साथी, ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है। ए में है निरपेक्ष मूल्यांकन, बी में है सापेक्ष मूल्यांकन, सी में है उपरोक्त दोनों, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे साथी ग्रेडिंग प्रणाली जो होता है वो निरपेक्ष मूल्यांकन और सापेक्ष मूल्यांकन दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, विषय वस्तु की रूपरेखा है। तो विषय वस्तु की रूपरेखा क्या होता है, ए में है पाठ्यचर्या, बी में है पाठ्यक्रम, सी में है पाठ, और डी में है इकाई। तो मेरे साथी विषय वस्तु की रूपरेखा हो जाएगा पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है। बताइए क्या प्रसारण है मेरे साथी, कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है। तो ए में हो जाएगा मुख्य पाठ्यक्रम, बी में हो जाएगा छिपा हुआ पाठ्यक्रम, सी में हो जाएगा सामग्री पाठ्यक्रम, और डी में हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बोलिए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में ये मेरे साथी, अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है। बताइए अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक क्या क्या है मेरे साथी। तो ए में है शिक्षक का, बी में है विषय की प्रकृति, सी में है छात्रों की जाति, और डी में है छात्रों की रुचि। तो मेरे साथी अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है छात्रों की रुचि, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। बताइए सॉरी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है क्या है मेरे साथी, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, क्या है उपरोक्त सभी। तो मेरे साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शिक्षण जो आप अधिगम प्रक्रिया जो देख रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, वो सरल से जटिल भी है, मूर्त से अमूर्त भी है, और ज्ञात से अज्ञात भी है, ये तीनों है। ठीक है, ये तीनों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में ये मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए में है परिपक्वता, बी में है तत्परता, सी में आकांक्षा का स्तर, और डी में है भौगोलिक सीमा। तो मेरे साथी आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि परिपक्वता भी करता है, तत्परता भी करता है, आकांक्षा का स्तर भी करता है, तो करता क्या नहीं है, तो ये भौगोलिक सीमा बच्चों में शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है मेरे साथी। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29, और आज के क्लास का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला जा रहा है अस्मरक है। अस्मरक क्या है मेरे साथी, सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री है, बी में दृश्य शिक्षण है, सी में सहायक शिक्षण सामग्री है, और डी में उपरोक्त सभी। तो मेरे साथी अस्मरक एक तरह का सहायक शिक्षण सामग्री है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है, हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है। हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है, हैंड्स ऑन का मतलब क्या होता है, स्वयं से करना, बच्चा कोई भी कार्य को स्वयं से करके सीख रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हैंड्स ऑन अधिगम। उसका लाभ हमसे पूछा जा रहा है, तो ए में है नए कौशलों को सीखने में, बी में है प्रकृति से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, और सी में है उपरोक्त दोनों, और डी में उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो मेरे साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि हैंड्स ऑन के माध्यम से नए कौशलों को सीखने में बच्चों को मदद मिलता है। फिर प्रकृति से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब बच्चा प्रकृति से चीजों को कोरिलेट करता है, समझो खुद को जोड़ करके सीखता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है मेरे साथी, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।
तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का क्लास उन सभी साथियों को कैसा लगा, और सभी साथी जरूर बताएंगे कि उनका 30 में कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी साथी से एक आग्रह है कि जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।